हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके बच्चों, ये वर्कशीट आपको 8 अप्रैल को मिलेगी और वर्कशीट सेकंड है ये जो है कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स बिगिनिंग। मीन्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो क्यों हुई थी, द कॉजेज मतलब सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज, ये हमें देखना है। साथ ही साथ फिलोसोफर्स का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ाने में, इसके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है बच्चों तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या क्या थे। सबसे पहले आते हैं सोशल कॉजेज़ पे। सोशल कॉजेज़ में बच्चों सोशल डिवीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका जो एक तरीके का बेस है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का। सोशल कॉजेज़ में सोशल डिवीज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट जो है वो कैटेगराइज था, सोसाइटी कैटेगराइज थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को कुछ ऐसे राइट्स मिले हुए थे, कुछ ऐसे प्रिविलेज राइट्स मिले हुए थे जिनसे कि वो टैक्स से फ्री थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसको बुरा लगता था क्योंकि सारे टैक्स का बोझ उसी पर था। सो ये सोशल डिवीज़न। साथ ही बर्थ प्रिविलेजेस जैसे कि मैंने अभी बताया, जो नोबेलिटी थी, जो प्रीस्ट क्लास था, वो टैक्स नहीं देता था, जबकि थर्ड स्टेट में जितने भी लोग आते थे वो सबको टैक्स देना पड़ता था, उनके पास किसी तरह का प्रिविलेज नहीं था। सो इस वजह से भी उनके दिमाग में चलता था कि ऐसे सोसाइटी में हम क्यों रहें जहाँ पर हमें किसी भी तरीके के राइट्स नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है और हम ही को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। पॉलिटिकल कॉजेज़ में सबसे पहले आता है वीक रूलर्स। ठीक है, लुई 14th, 15th, 16th जितने भी रहे हैं फ्रेंच में, जितने भी रूलर्स रहे हैं वो बहुत वीक थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से नहीं चला पाए। अगला है पुअर पॉलिसीज़ ऑफ लुई 16 जो था वो एक ऐसा किंग था जो कि फ्रांस को नहीं चला पाया। उसकी जो भी पॉलिसीज़ थी वो एक किंग के अकॉर्डिंग नहीं थी। जैसे एक किंग होता है वो पूरे अपने देश को अच्छे से चलाता है, अपने जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचता है, लेकिन लुई 16 ऐसा नहीं था। उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा, थर्ड स्टेट के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ किसके बारे में सोचा, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के बारे में। अगला है इकोनॉमिक कॉजेज़। एम्प्टी ट्रेजरी का मतलब है कि खजाना बिल्कुल खाली हो जाना, क्योंकि जब लुई 16 जब उस गद्दी पर बैठा था तब उस टाइम ऑलरेडी खजाना जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था, जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल एम्प्टी थी। नेक्स्ट है वॉर डेब्ट, यानी कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उस समय लुई 16 उनके युद्धों में लगे पड़े थे, जिसकी वजह से जो फ्रांस का जो भी मनी थी, जो पैसा था वो खर्च होता जा रहा था। क्योंकि जब आप किसी युद्ध में लगे होते हो, किसी वॉर में लगे होते हो, तो आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ जाता है, क्योंकि आपका पैसा बहुत वेस्ट होता है। तो इस वजह से फ्रांस जो है वो वॉर डेब्ट में आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, अनाज के दाम बढ़ रहे थे क्योंकि खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं था और जो अनाज हैं वो ख़राब हो रहे थे, जिसकी वजह से जो पूरा फ्रांस था वो एक तरीके से बैड हार्वेस्ट की जो क्राइसिस था उसमें आ गया। रोल ऑफ फिलोसोफर्स में जैसे कि जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी, ऐसे ऐसे अपने थॉट्स दिए, आइडियोलॉजी दी, जिससे कि फ्रांस की जो आम जनता थी वो इनकी थॉट से बहुत इफ़ेक्ट हुई, बहुत प्रभावित हुई। और इस वजह से जितने भी प्रिविलेज लोग थे, प्रीस्ट और नोबेलिटी, उनके खिलाफ आम जनता जो है वो होने लगी, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी तरीके से बर्थ प्रिविलेज तो किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। और इस वजह से जो फिलोसोफर्स थे उनकी थिंकिंग से बहुत इफ़ेक्ट हुए जो फ्रांस की आम जनता, स्पेशली थर्ड स्टेट। प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लोगों को ये पता चला कि हमारे अपने कुछ राइट्स हैं, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो फिलोसोफर्स के इन आइडियोलॉजी की वजह से लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला। अब कुछ इमीडिएट कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से फ़ौरन क्रांति शुरू हो गई। क्या हुआ था ऐसा कि 14 जुलाई 1789 को क्रांति शुरू हो गई। देखिए, प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस इन 1789 में लुई 16 ने क्या किया कि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, क्योंकि ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो चुकी थी और उस वजह से उन्होंने क्या किया
कि टैक्स बढ़ा दिए और टैक्स का बोझ किस पे रखा, थर्ड एस्टेट पे। तो इस वजह से थर्ड एस्टेट वालों को, लोगों को बुरा लगा, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने क्रांति रिवॉल्ट शुरू कर दी। इस इंसिस्टेंस ऑफ लुई 16 ऑन स्टेट वाइज वोटिंग इन स्टेट जनरल, ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पर जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई उसमें लोगों को किसी भी तरीके के थर्ड स्टेट को किसी भी तरह के राइट्स नहीं मिले। इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं दिए। लुई 16 ने मना कर दिया उनको वोटिंग राइट देने के लिए, तो जिसकी वजह से क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 की क्रांति फ़ौरन शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी इंसिडेंट क्या क्या हुए। देखिए, सबसे पहले जो 5 मई को 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और उसने बोला कि अब हम नए टैक्सेस को इम्पोज करेंगे। किसके ऊपर, थर्ड एस्टेट के ऊपर, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, जबकि फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को इससे फ्री रखा। उसके बाद मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट उन्होंने डिमांड की कि हमें इंडिविजुअल एक वोटिंग राइट का हमें मिलना चाहिए, लेकिन लुई 16 ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मेंबर जो थे, थर्ड एस्टेट के मेंबर थे, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने जनरल असेंबली से अपने आप को प्रोटेस्ट कर लिया, अपने आप को वॉकआउट कर लिया, यानी कि वो छोड़ के चले गए मीटिंग। 20 जून 1789 को वो इकट्ठा हुए एक जगह, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए वर्साइल्स के महल में, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को खुद को ही नेशनल असेंबली मान लिया, ठीक है। और जो राजा की जो शक्तियाँ थी उसको कम करने की बात की, किसने कहा, थर्ड एस्टेट ने, ठीक है। थर्ड एस्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली मान लिया और राजा के अधिकारों को कम करने की बात कही। साथ ही साथ फ्रांस में बैड हार्वेस्ट यानी कि अनाज के दाम बढ़ रहे थे, फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोगों के पास काम नहीं था, महंगाई बढ़ रही थी। अब ऐसे महंगाई में क्या होता है, लोग पाव रोटी ब्रेड के लिए तड़प रहे थे, उनको लग रहा था कहीं से खाना मिल जाए। तो जो पाव रोटी की दुकानें थी उस पर लोगों ने हमला बोल के पाव रोटी यानी ब्रेड को छीन लिया। और इस तरीके से जो आम जनता थी वो बहुत गुस्से में आ गई, थर्ड एस्टेट बहुत गुस्से में आ गया और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बास्तिल का किला, ठीक है, बास्तिल का किला क्या था, वो राजा की एक तरीके से शक्तियों का एक तरीके से एक सिंबल था। उन्होंने कहा इसको तोड़ दो, राजा की शक्तियाँ अपने आप कम हो जाएंगी। उन्होंने बास्तिल के किले को तोड़ दिया, उस पर अटैक कर दिया, जनता गुस्से में थी, आक्रोश में थी और उन्होंने उस महल को तोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से जो क्रांति है पूरी बिगिनिंग जो है क्रांति की होती है और ये सारे इंसिडेंट इस तरह से होते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789? 1789 में जो फ्रांस का राजा था वो कौन था? सो इसका आंसर आप लिखेंगे लुई 16। लुइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये लुई 16 जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड? स्टेट जनरल की जो मीटिंग है वो क्यों बुलाई गई थी? सो इसका आंसर ये वाला है पूरा, ये वाला, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से ये पूरा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ? यानी कि थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। सो नेशनल असेंबली इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड पीपल डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बास्तिल? यानी कि लोगों ने बास्तिल का जो किला था, बास्तिल का जो किला था, उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? सो इसका आंसर है यहाँ से लेके ये जो आप लास्ट कॉलम देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो लास्ट कॉलम है ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चों। मैं लगाती हूँ ये वाला फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला कॉलम पूरा आप इसमें आंसर लिख लेंगे। उसके बाद है अगला है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ थर्ड एस्टेट? हाउ डज द दिस डिमांड रिलेट टू प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस? सो इसका आंसर है, मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग, ठीक है। यानी कि जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे उन्होंने इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स की मांग की, ना कि स्टेट जनरल के हिसाब से मांग की। स्टेट वाइज यानी थर्ड एस्टेट को पूरा एक वोटिंग राइट मिले ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सब स्टेट के लोगों को यानी थर्ड एस्टेट के लोगों को इंडिविजुअल वोटिंग राइट मिले।
दिस डिमांडेड रिलेटेड टू प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ राइट टू वोट एंड इक्वल बिफोर लॉ। यानी कि हर व्यक्ति जो है वो लॉ के सामने बराबर है और उसके पास एक तरीके से खुद के पास उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, वोटिंग राइट्स होना चाहिए, जो कि उसका एक तरीके से राइट है। ये तो हमारे एज अ प्रेजेंट सिचुएशन उससे बिल्कुल रिलेट होता है। सो उन्होंने अगर इस तरह की कोई डिमांड की तो वो गलत नहीं थी। ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 हिस्ट्री की फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। मेरे चैनल को एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।